हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करके आ चुके हैं जिसके अंदर की स्टूडेंट्स नॉर्मली डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो आगे आने वाला चैप्टर हमारे लिए अब इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, तो अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसके अंदर ना मैंने आपके लिए एक मास्टर चार्ट प्रिपेयर किया है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मास्टर चार्ट में फाइनेंशियल एसेट्स जो थी मेरी, उन सबका मेजरमेंट कैसे होता है उसकी समरी दी है मैंने। हमने देखा था कि हमने फाइनेंशियल एसेट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। 3 कैटेगरी कौन सी होती थी? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी, एक मेरी एफवीटी ओसीआई थी और एक मेरी एफवीटीपीएल थी। आपको कहे सर ये फोर्थ कौन सी है? फोर्थ भी मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको चार्ट प्रिपेयर करवा रहा था। उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो इसके अंदर इक्विटी के अंदर अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर्स वगैरह परचेज किए हैं, तो उसके अंदर अगर मान लो मैंने उसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं किया है, मतलब कि उसको इसलिए हेल्ड कर रहा हूं कि नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मतलब कि मेरा ट्रेडिंग करने की पर्पज से नहीं किया उसको, ठीक है, हेल्ड किया है बट नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो उस केस में एंटिटी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एफवीटी ओसीआई इक्विटी में क्लासिफाई कर सकती है। तो इसके अंदर ये अगर क्लासिफाई कर दिया तो ये इरिवोकेबल ऑप्शन होता है, तो इसके बाद ये एफवीटीपीएल में नहीं जा सकती दोबारा, ठीक है। तो ये इरिवोकेबल ऑप्शन होता है, ये दोबारा नहीं जा सकती। तो हमारी कितनी कैटेगरी होगी? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो हम नॉर्मली अभी तक बात करके आए थे। अब ये वाली एक और मैंने आपको चार्ट के थ्रू बता दी थी कि हाँ ऐसी भी एक कैटेगरी होती है, ये डिटेल में अभी देख लेंगे, ठीक है। अब एक एफवीटीपीएल होती है। तो आइए मैं इसका आपको यहाँ पे चार्ट से करवा देता हूँ कवर। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना ऊपर नोट डाउन कर देता हूँ कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि ये ना मैं एक्चुअली क्या है कि टाइपिंग कर रहा था तो ये गलत हो गया था। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड गलत नहीं, मतलब कि वो एक आगे करना था शिफ्ट, वो पीछे पेज पे रह गया। 2 मिनट। ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, एफवीटी ओसीआई डेप्ट, ये एफवीटी ओसीआई इक्विटी और ये एफवीटीपीएल, ठीक है। अभी इसके अंदर एसीएम के अंदर हमने देखा था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कौन सी एसेट्स आती थी, जो मेरा दोनों टेस्ट, जैसे कि जो मेरा बिजनेस मॉडल में हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टिल मैच्योरिटी वाला होता था, तो ये लिख दिया हेल्ड टू कलेक्ट, और साथ में सीसीएफसी टेस्ट पास करती थी। तो ये डिटेल में अब नहीं बात करूंगा कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि हम पहले करके आ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में। तो अब इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी किए थे हमने। अब यहाँ पे चलो मैंने ये कर दिया। तो इसके अंदर नॉर्मली डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आते हैं? इसके अंदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेप्ट वाला, उसका क्या मॉडल होता था? होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, समझे? इसका क्या हुआ, मतलब कि होल्ड टू कलेक्ट कंट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेल, मतलब कि उसको सेल भी कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले, ठीक है। इसका मैं डिटेल में बता के आया था, इसमें साथ में आपको इसको हाईलाइट कर लो, एंड सेल, अगर ये है बिजनेस मॉडल और इसमें सीसीएफसी टेस्ट पास होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको? एफवीटी ओसीआई डेप्ट के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। तो इसके अंदर भी कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं नॉर्मली? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बॉन्ड्स, लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह, हम काफी इसके इलस्ट्रेशन करके आ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा होता है एक एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल कौन से होते हैं मेरे? इसके अंदर ऑल डेरिवेटिव्स कवर होते हैं और साथ में एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, वो सारी एसेट्स जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग करने के लिए हेल्ड करते हैं हम सिर्फ, मतलब उससे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मेरा इकट्ठा करने का पर्पज नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए हेल्ड कर रहा हूं कि उसको ट्रेड करना, मेरे को बेचना है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है बेच के, बस। एंड एनीथिंग दैट फेल्स अदर टेस्ट, जो कि मतलब इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आएगी, उसको भी इसी कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। अब ये क्या होती है? ये डिफॉल्ट कैटेगरी होती है, मतलब कि जो कहीं भी नहीं आएगा वो यहां आएगा, ठीक है। अब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली आ गई एक फेल सीसीएफसी टेस्ट, इसमें पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये मतलब कि एक समराइज वे में डाला है, आप इसमें डिटेल कंसेप्ट पहले करके आ चुके हैं, इसमें चाहे फेल हो चाहे पास हो, इसमें सीसीएफसी टेस्ट का लॉजिक बनता नहीं है। चाहे आप इस लाइन को एक काम करो, ये कट भी कर दो, चाहे कट ही कर दो इसको। अभी इसके अंदर एक इरिवोकेबल ऑप्शन होता है कि अगर मान लो मैंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं एफवीटीपीएल में ना दिखा के एफवीटी ओसीआई इस वाले में दिखा सकता हूं, इस वाले में दिखा सकता हूं। कब? जब मैं शेयर्स नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग,
जब शेयर्स नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होंगे मेरे, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब कि वो मैंने ट्रेड करने के पर्पज से नहीं परचेज किए, मतलब ट्रेड करने का पर्पज नहीं है मेरा। और बिजनेस मॉडल वगैरह हम देखते थे एंटिटी लेवल पे, और एक एंटिटी में मोर देन वन बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, और सीसीएफसी टेस्ट करते थे हम इंस्ट्रूमेंट लेवल पे, ठीक है, क्लैरिफाई। और ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होते हैं, वैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को हम एंटिटी के पास चॉइस होती है इरिवोकेबल इलेक्शन एट इंसेप्शन, मतलब कि वो स्टार्टिंग में उसके पास चॉइस होती है कि वो एफबीटी ओसीआई में भी क्लासिफाई कर सकती है। अब एफबीटी ओसीआई में उसने क्लासिफाई कर दिया तो एफबीटीपीएल में नहीं जा सकती फिर, ठीक है। अभी हमारे ये वाले दो हो चुके हैं कवर, ठीक है। अभी यहाँ पे इनिशियल मेजरमेंट, इसका भी मैं कुछ कुछ हद तक बता के आ चुका हूं, जैसे कि फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू की तो हमने कैलकुलेशंस भी देखी है काफी करके, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था, बट इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बताया था कि कैसे होगा, बट इसको मैंने डिटेल में कोई इलस्ट्रेशन नहीं करवाया था। तो इसका इलस्ट्रेशन वैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी कवर करवाऊंगा, इलस्ट्रेशंस भी हैं आगे, तो वो भी करेंगे कवर। तो इसके अंदर फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे इन तीनों के अंदर आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इनिशियल मेजरमेंट किसकी है, ये मेरी फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट है, इनिशियली किस अमाउंट में मेजर होगी आपकी फाइनेंशियल एसेट। तो मैं कहूंगा कि इनिशियली मेरी फेयर वैल्यू आई है मान लो 100 रुपीज की, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई है 2 रुपीज की। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, जैसे मैंने ब्रोकरेज कमीशन वगैरह होते हैं वो सब होते हैं, बट जो डिस्काउंट और प्रीमियम होते हैं वो मेरे ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो अब ये कितने रुपए शो होगी मेरी एसेट, अगर मैं इस फाइनेंशियल एसेट को शो करना चाहूं, मान लो मैंने किसी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, मान लो किसी को लोन ही दिया, मान लो लोन दे दिया किसी को, उस पर कुछ मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगी, मान लो 100 रुपए का लोन दिया, 2 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी, तो मैं अपनी बुक्स में उस लोन को कितने अमाउंट पे शो करूंगा, लोन रिसीवेबल, यहां पे कर देता हूं ना, लोन रिसीवेबल डेबिट कितने से करूंगा, 102 से कर दूंगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से शो नहीं करूंगा, और 2 मेरा बैंक हो जाएगा, समझे। 100 रुपीज की फेयर वैल्यू और 2 रुपीज की ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब फेयर वैल्यू मैंने अलग अलग तरीके से बताई थी, यहाँ पे मैंने वही मान लिया कि जो जितना पैसा मैंने उसको दिया होगा उतने ही मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस पे ही मान लिया, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं गया, अभी मेरे को ट्रांजेक्शन कॉस्ट का पॉइंट बताना था इसलिए, ठीक है। तो ये 102 पे ही मेरी एसेट शो होगी, ये क्यों, इसका लॉजिक भी मैंने वैसे आपको बता दिया था, बट अभी मैं डिटेल में और बता देता हूं एक बार थोड़ा। जैसे कि हमने इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एसेट में ऐड क्यों किया, हमने वहां पे लाइबिलिटी का भी देख लिया था जब ईआईआर मैं आपको समझा रहा था, तो उसमें लाइबिलिटी का भी देखा था, एसेट का भी। अभी एसेट का बता देता हूं कि इसमें ऐड क्यों किया। जैसे कि एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेंस का बैलेंस भी होता है डेबिट। तो डेबिट पॉजिटिव, ठीक है, मतलब कि ये भी डेबिट, तो आपको एसेट की वैल्यू निकालनी है, तो एक और डेबिट हुआ तो उसको भी ऐड करोगे। एक तो लॉजिक ये हो जाता है, और दूसरा लॉजिक एक और दिया था मैंने आपको कि जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो मेरा क्या होता है, कैश आउटफ्लो, उसमें कैश आउटफ्लो हुआ 100 रुपीज का, ठीक है। अब मैं एक एक्सपेंस और करता हूं किस फॉर्म में, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट के फॉर्म में, वो भी मेरा कैश जाता है, तो उसमें भी 2 रुपए मेरे खर्च हुए, तो मेरा टोटल जेब से कितना गया, 102। तो अब मेरा कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए या जनरेट करने के लिए 102 रुपए गए हैं। हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखा था कि ये वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, जो इसीलिए इंकर हुई है कि मैंने फाइनेंशियल एसेट को परचेज किया या एक्वायर किया, अगर ना करता तो नहीं होती। तो मतलब कि ये 102 रुपए मेरे इसलिए लगे क्योंकि मैंने वो एसेट एक्वायर किए, जनरेट किए, राइट। तो ये मतलब कि एसेट की कॉस्ट बन गई है 102 में आई है मेरे पास एसेट टोटल, तो एसेट की कॉस्ट कितनी कहूंगा मैं, 102, समझे। अब ये कंप्लीट इन सारों के लिए, इन 3 के लिए लॉजिक हो गया ये, ठीक है, कि हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इसमें ऐड क्यों किया। अब इसको आप हाईलाइट कर लो, इसका भी एग्जांपल भी करवाऊंगा मैं आपको, इसको हाईलाइट कर लो अलग कलर से, ठीक है। इसको क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि जहां जहां पे भी इस हर कॉलम में जो जो डिफरेंट होगा बगल वाले सेल से, उसको मैं हाईलाइट करवाता जाऊंगा। जैसे इसके
नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इससे सेपरेट ये वाला पोर्शन था इसमें, बाकी ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ये इतने नॉर्मल नहीं, नॉर्मल है तो ठीक है। तो जिसमें भी मेरे को लगेगा कि हाँ इसके ऊपर स्टूडेंट कुछ मिस्टेक कर सकते हैं तो उस पर मैं कुछ हाईलाइट करता जाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे एंड सेल भी हो गया था, इसमें एंड सेल नहीं था, ठीक है। तो जहां पे भी दो सिमिलर हैं, जैसे जहां पे भी दो सिमिलर दिखेंगे ना, जैसे ये दो सिमिलर दिख रहे थे, तो जिसमें आपस में थोड़ा चेंज है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। जैसे इसका और इसमें सेम दिख रहा था तो इसको हाईलाइट करवा दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर एक बात बताओ मेरे को, क्या इसके अंदर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाले भी आएंगे? हाँ आएंगे, क्योंकि ये लिखा है ना कि एंड एनीथिंग दैट फेल्स अदर टेस्ट, इसके अंदर हेल्ड फॉर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाले आए थे। जैसे इक्विटी शेयर्स है, मैं नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है मेरा, ठीक है, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है क्योंकि उस पर मेरा सीसीएफसी टेस्ट फेल हो जाता है। तो क्या इसमें आएगा? हाँ इसमें आएगा, बट ये तो एक ऑप्शन दिया था बस कि हाँ उसमें जा सकता है, ये जा सकता है अगर उसकी चॉइस है, अदरवाइज तो नहीं जाता, तो इसमें ही आता वो, समझे। अभी मैं आपको एक तो इसका मेरे को करवाना आपको इलस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब एग्जांपल करवाऊंगा, मैंने खुद से डिजाइन किया उसको। और एक मेरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बता देता हूं कैसे होता है आगे सब्सिक्वेंटली मेजर। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसमें तो हमने देखा था जब मैंने आपको क्वेश्चन से भी कराया था सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह के, हमारा जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट आता था उसको ही मैं सब्सिक्वेंटली मानता था कि इतने अमाउंट पे रही होगी। तो उसका इंपैक्ट कैसे आता था वो भी मैंने आपको बताया था। नेट उसका जो मेरा कैश इनफ्लो हुआ और इंटरेस्ट इनकम ड्यू की मैंने, उन दोनों का नेट इंपैक्ट मेरा ओपनिंग में एडजस्ट हो जाता था, तो उससे मेरा वो अल्टीमेटली बुक्स में इंपैक्ट हो जाता था, तो उस पर ही शो होती थी मेरी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, मेजर्ड एट अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड फॉर्मूला। अभी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये, आज के लेक्चर के बाद ना आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, गलती करने के आपके चांसेस रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बस कंसंट्रेशन से सुनते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। अभी इसके अंदर देखो, मेजर्ड एट अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड फॉर्मूला, तो ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड का एक फॉर्मूला दिया है, उसके ऊपर हमने निकाला था कैसे, ये मतलब कि कहूं तो ओपनिंग बैलेंस फाइनेंशियल एसेट का जो था, प्लस में क्या था, हमने इंटरेस्ट कौन सा ईआईआर के ऊपर जो निकाला था, ईआईआर की जगह ये मार्केट रेट भी हो सकता है, जहां पे मैंने बताया था कि हाँ वो मार्केट ट्रांजैक्शन होगी जहां पे, और जहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर नहीं होगी वहां पे मेरा मार्केट रेट और ईआईआर सेम होता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। माइनस कर दूंगा कैश पेड, पेड या रिसीव्ड, मतलब कि हमें मिल चुका है, यहाँ पे पेड और रिसीव्ड दोनों में से हो सकता है, ठीक है। जो भी है कैश की एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे तो कैश इनफ्लो होता है, लायबिलिटी के केस में पेड होता है, ठीक है। अब इसमें तो आएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, तो इस क्लोजिंग बैलेंस पे ही हम अपने एसेट को सब्सिक्वेंटली मेजर करते जाएंगे। जैसे सेकंड ईयर के एंड का क्लोजिंग बैलेंस, तो सेकंड ईयर के एंड पे उसी अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, थर्ड ईयर के थर्ड ईयर पे, ऐसे करके हम देख के भी आ चुके थे, बट अभी दिखा भी दूंगा आपको। और अब इनमें ये सेपरेट था, इसको हाईलाइट कर लो, इसको तो मैं कहता हूं कि आप रेड कलर से ही कर लो, हाईलाइटर लेके रख लो, चाहे तो आप हाईलाइट करते रहा करो, इसको रेड कलर से कर लो बल्कि हाईलाइट, ठीक है। और ये बाकी सब फेयर वैल्यू पे ही शो होंगे, जो आपकी फेयर वैल्यू होगी उस सेट की उस दिन की उस पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दी होगी फेयर वैल्यू वगैरह तो, ठीक है। आपको ना वैसे क्वेश्चन नॉर्मली इसी का ही पूछा जाता, ज्यादा इनके चांस नहीं होते इतने ही, इसमें कुछ करना नहीं है ना, आगे दिखा भी दूंगा इसमें, क्यों नहीं करना। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम अगर मिलती है तो ये पी&एल में चली जाएगी, ठीक है। तो पी&एल में जाएगी, यहां भी पी&एल, यहां पे भी पी&एल, यहां पे भी पी&एल, ठीक है। मतलब कि ये सब की सब ही पी&एल में चली जाएंगी। तो एक काम करता हूं मैं यहीं पे ही नोट कर देता हूं कि ये पी&एल में जाएगी, बट इसका बेसिस अलग अलग रहेगा, यहाँ पे बेस्ड ऑन ईआईआर, ये भी बेस्ड ऑन ईआईआर। मैंने जो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ गए वो बताए थे मैंने आपको, जो जस्ट मिनट निकालने को कहाँ गए, हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने किसके लिए बताए थे, ये अमोर्टाइड कॉस्ट मेथड और एफबीटीओसीआई के लिए। तो हमने जो इंटरेस्ट का देखा था यहाँ पे ईआईआर के थ्रू ही आता था,
इसका भी EIR की कैलकुलेशन वगैरह दिखाई थी, तो यही वाला उधर लगेगा जो ये बताएगा, मतलब कि अमोर्टाइजेशन टेबल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, तो उसमें जो जो EIR आएगा, EIR के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट बनेगा वो ही हम अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड और FVTO से ही दोनों में ही चार्ज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे मतलब कि। और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ये इनिशियल मेजरमेंट की थी, इनिशियल मेजरमेंट की तो आपको अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड में और FVTO से में ऐसे ही निकालनी है। अगर क्वेश्चन में दी हुई हो फेयर वैल्यू तो आपको क्वेश्चन वाली रेफर कर लेनी है, इनिशियल की देर के, ठीक है। और यहां पे हमने देखा था कैश इनफ्लोज मेरे होते थे कूपन रेट पे, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये मेरे दोनों मेथड्स के लिए थे, समझे समझे। अब आगे कहां गया मैं, हाँ ये फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू, ठीक है। अब ये वाली फेयर वैल्यू आप अमोर्टाइड अमाउंट नहीं लोगे यहाँ पे, बस ये वाली आपको कंसीडर करना है कि आप यहाँ पे अमोर्टाइड अमाउंट नहीं लोगे, जैसे अमोर्टाइड कॉस्ट मेथड में लिया हमने। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किसका, ये फाइनेंशियल एसेट का, सब्सिक्वेंटली कितने अमाउंट पे आपकी बुक्स में शो होगी एसेट, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू का अभी मैं कंसेप्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें से मोस्टली कंसेप्ट आप करके आ चुके हो, तो क्वेश्चंस भी आप काफी करके आ चुके हैं, जो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं सारे कंसेप्ट ये क्लियर कर दूंगा एक ही एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन में दी होगी तो उसी के ऊपर लेके आना होगा। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका P&L में चला गया सारा, ठीक है। अब ये बेस्ड ऑन EIR था, ठीक है, ये दोनों EIR के बेसिस पे हैं। और ये वाला इन P&L व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड, इक्विटी वाले में जब आपको डिविडेंड मिलने का ये होगा कि हाँ अब आपको हक मिल चुका है कि हाँ लेना है, तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर दोगे P&L में, ठीक है। यहाँ पे भी डिविडेंड इनकम P&L में, इन दोनों में तो डिविडेंड ही आता नॉर्मली, ठीक है। इंटरेस्ट भी आए तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, जहाँ तक इसमें हो भी सकता है आ जाए, आ सकता है उसमें आ सकता है, किस केस में, जब मेरा CCFC फेल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड के केस में तो कुछ टेंशन लेनी नहीं है, P&L में ही डाल देना सारा का सारा जो भी आएगा, ठीक है। अब फेयर वैल्यू चेंजेस, मतलब जो आपने लास्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था और अब जब एवरी ईयर एंड की बैलेंस शीट पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंस होगा जो पहले के मुकाबले, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो इसके अंदर तो कोई रिकॉग्नाइज होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तो हम अमोर्टाइड कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इसमें फेयर वैल्यू पे तो सब्सिक्वेंटली मेजर हुआ ही नहीं था, सब्सिक्वेंटली मेजर हुआ था कहाँ पे, बाकी और मेथड्स में, तो हम बाकियों में करेंगे ना रिकॉग्नाइज। अब FVTOCI था, FVTOCI मतलब कि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो हम इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेके चले जाएंगे, कौन से को, अनरियलाइज्ड पोर्शन को। ये एक्चुअली क्या होता है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम नॉर्मली अनरियलाइज्ड होता है जब तक मेरा प्रॉफिट उसको ही शो करते हैं, बट हम क्या करेंगे, जो ये मेरा फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इक्विटी वाला होगा उसका हम चाहे रियलाइज्ड हो चाहे अनरियलाइज्ड हो, जो भी होगा मेरा फेयर वैल्यू में चेंजेस की वजह से गेन, रियलाइज्ड मतलब कि मेरे पास वो एनकैश हो चुका है, ठीक है, मतलब मेरे को मिले ही मिलेगा। अब एक तो ये होता है ना कि जैसे शेयर मार्केट का प्राइस चल रहा है, अनरियलाइज्ड कौन सा होता है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर का मैंने मान लो लास्ट जो मेरी फाइनेंशियल्स में शो किया था वो किया था, या फिर फाइनेंशियल्स में शो किया था मान लो उसको 100 रुपीज पे, अब मेरा मार्केट में प्राइस चल रहा है 102 रुपए, बट मैंने सेल नहीं किया अभी, तो मतलब ये 2 रुपए का प्रॉफिट है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अगर इसको सेल कह देता हूं कि सेल कर दिया मैंने इसको, तो 2 रुपए का क्या होगा मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट, रियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, तो ये रियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाता है। और इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे OCI में अनरियलाइज्ड वाले को, अगर रियलाइज्ड हो चुका है तो ये P&L में चला जाएगा, ठीक है। ये देखो ना, डी रिकॉग्निशन, ऑन रिकॉग्निशन, सेल के टाइम पे मतलब सेल किया तो हमें रिकॉग्नाइज हो गया, तो इसको सेल के टाइम पे क्या करेंगे, क्युमुलेटिव गेन या लॉस इन OCI इज रिसाइकल्ड टू P&L, जब ये मतलब कि पहले इसका कुछ OCI में पड़ा होगा तो सारा रिसाइकल होके P&L में चला जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में, अभी नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे जब रिकॉग्निशन का टॉपिक करेंगे, बट मैंने आपको ये इसके लिए बताना था कि रिसाइकल नॉन रिसाइकल के लिए, और ये कभी भी नेवर रिसाइकल टू P&L, तो ये कहाँ जाएगा, ये रिटेन्ड अर्निंग के अंदर चला जाता है, मतलब कि एक इक्विटी के रूम से निकल के दूसरे इक्विटी के रूम में चला गया, P&L के थ्रू रूट नहीं होके आया, नहीं तो P&L के थ्रू रूट होके आया ये वाला, तो ये वाला P&L के थ्रू नहीं आया, ये डायरेक्ट ही दूसरे रूम में चला गया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा कवर, अभी नहीं करवाऊंगा, मतलब
आगे के लेक्चर्स में करवाऊंगा। अब ये रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई ये वाला तो पेंडल में ही जाएगा हमेशा, ठीक है। इसके अंदर तो आपको पेंडल ही करना है, चाहे डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो। इसके अंदर हम पेंडल क्यों करेंगे सर? इसके अंदर आप लॉजिक लगाओ, ये कौन सी एसेट्स आती हैं इसमें, एफवीटीपीएल में कौन सी एसेट्स आती हैं? एफवीटीपीएल के अंदर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा तो इसके अंदर वही एसेट्स आते हैं जिनको नॉर्मली मैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग करता हूं, मतलब कि जिनका पर्पज मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का है ही नहीं, मेरे को ये था कि सेल वेल कर दूंगा। नॉर्मली बता रहा हूँ कि वो आती है इसमें, ठीक है। इसके अंदर दूसरी भी आ सकते हैं, जैसे सीसीएफसी टेस्ट फेल हो गया तो वो इधर ही तो आएंगी, ठीक है। मे भी बिजनेस मॉडल हो सकता है कि उनका वो कलेक्ट करने का हो, बट उसमें इंटरेस्ट और उसके अलावा हो सकता है कुछ पोर्शन। तो इसके अंदर मैं कहता हूं कि आपका नॉर्मली कहां गया वो, हाँ, रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, इसके अंदर पीएनएल में ही क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली आपकी ना जो एसेट्स होती हैं वो ये मान लो कि सेल करने के पर्पज वाली होती हैं। तो आपने मान लो इक्विटी शेयर्स का एग्जांपल लेता हूं, इक्विटी शेयर्स, आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किए होंगे, मान लो आज इन्वेस्ट करते हो तो विद इन 1 वीक आप सेल भी कर देते हो, ठीक है। तो हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कब होती है? जब मेरी बैलेंस शीट डेट होती है उस पर होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट कह लो, बैलेंस शीट डेट कह लो, उस पर होती है। तो अब जिसका मेरा पर्पज ये है कि हफ्ते के अंदर भेज देता हूं, मतलब साल भर रखता भी नहीं हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मेरा कलेक्ट करने का है ही नहीं मोटिव। तो अब मान लो मैं इसको विद इन 2-3 डेज के अंदर सेल कर देता हूं, तो आप मान लो कितने लाख का काम करोगे उसको? 100, अगर मान लो 2 डेज के अंदर मान लेता हूं कि एवरेज आप सेल कर देते हो, ठीक है, 2 डेज के अंदर सेल कर देते हो। ये लॉजिक वैसे याद रहे तो रहे, बट अदरवाइज ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पेंडल में क्यों जाता है इसका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कहाँ गया, हाँ, ये वाला पेंडल में क्यों जाता है वो बता रहा हूँ ये बात जस्ट, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारा मान लो 2 दिन के अंदर ही सेल हो रही है कोई, जैसे शेयर्स लिए बेच दिए, शेयर्स लिए बेच दिए, तो आपको अगर मैं देखूं कितने टाइम तक पूरे साल में कितना का ट्रेड कर चुके होंगे आप? 1 लाख का लेते हो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, ठीक है, उसको 2 दिन में सेल कर देते हो, तो आप मान लो कि 180 लैक्स के अप्रोक्स ट्रेड करते होंगे। अब आपका क्लोजिंग में कितना बचा हुआ होगा जो आपने 1-2 दिन पहले ही खरीदा होगा? कितने का? 1 से 2 लाख का। तो वो लॉजिक कहां बनता है? और आप ये 2 लाख भी ना उससे 1-2 दिन के अंदर बेच ही दोगे, तो उस दिन अनरियलाइज भी होगा जो प्रॉफिट मान लो, वो भी आप पीएनएल में ही चार्ज करो। तो क्या आप पहले ओसीआई में डालोगे, फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट में पीएनएल में लेके जाओगे? तो आपको पता है ना कि उस ईयर का ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको इसी में डालना इसलिए ज्यादा अच्छा कहते हैं कि हाँ इसी में डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पीएनएल में ही डाल देते हैं, इसमें ओसीआई का कंसेप्ट ही नहीं रहता, ठीक है। एवरीटी ओसीआई में ही ओसीआई का कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें होता ही नहीं है कुछ भी। ये रियलाइज्ड वाला भी इसमें, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने एक को, ठीक है। अभी आपको समराइज कराऊं जो मैंने अभी करवाया आपको, ये वाला तो आपको मल्टीपल टाइम्स करवा चुका हूं, इसको करवाने की जरूरत नहीं लगती मेरे को। अब इनिशियल मेजरमेंट में यहाँ पे ऐड क्यों किया हमने? क्योंकि डेबिट डेबिट था और कैश आउटफ्लो था। इनिशियल में तो कैश आउटफ्लो ही होता ना इसमें। जब मैं कोई किसी को लोन देता हूं तो वो क्या होता है, मेरा कैश जाता है बार, उसके बाद मेरा वो लोन रिसीवेबल बनता है, समझे? तो ये इसलिए जाता 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 वो, और इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट है जो इसको पीएनएल में ही चार्ज करना है डायरेक्ट, ठीक है। इसको पीएनएल के अंदर ही चार्ज कर दोगे डायरेक्ट, इसको पीएनएल में ही चार्ज कर दोगे। इन सभी केसेस में हमने ऐड किया था, इसके अंदर हम डायरेक्ट पीएनएल में चार्ज करेंगे, इसके अंदर उसमें ऐड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, 100 रुपीज का था, ठीक है। क्या था 100 रुपीज का? मान लो मैंने उसके अंदर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे 100 रुपए के शेयर में, 2 रुपए की मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी, तो मैं कितने में शो करूंगा उसको, एसेट को? शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वगैरह कुछ करके जो भी आपको डालना नाम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कितने? 100 रुपीज से करूंगा, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिखाऊंगा इसमें अलग से, कितने पे? 2 रुपए पे, टू बैंक। उसके अंदर मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से नहीं की थी, इसी का ही इसके अंदर ही ऐड कर दी थी वो, ठीक है। इसमें अलग से दिखानी होगी मेरे को एफवीटीपीएल के केस में, ठीक है। अभी
मेरा एक तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए अलग से पोर्शन, ये तो सेम है सारे। अब सब्सिक्वेंटली मेजर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में तो सब्सिक्वेंटली किस पे होगा, जो आपके अमोर्टाइजेशन टेबल के अकॉर्डिंग क्लोजिंग वाला बनता है उसी पे हो जाएगा, ठीक है। और इनमें फेयर वैल्यू आ जाएगी सब में, समझे। जो फेयर वैल्यू होगी उसके ऊपर रिकॉग्नाइज करना होगा, तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस बनेगा। तो वो गेन या लॉस कहां जाएगा, जो गेन या लॉस होगा ये ओसीआई में जाएगा। कौन सा, अनरियलाइज्ड वाला। जब रियलाइज हो जाएगा, जब रियलाइज हो जाएगा तो कहां जाएगा, ये पेंडल में रिक्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चाहे रियलाइज हो चाहे अनरियलाइज हो, ये ओसीआई में ही जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपका होगा कि सर ओसीआई में कुछ अनरियलाइज तो गया नहीं था पहले, मेरा डायरेक्ट ही सेल हो गया, तो किस में जाएगा, तो डायरेक्ट पीएनएल में चले जाएगा। ये अनरियलाइज रहेगा जब तक, तब तक आप ओसीआई में दिखाओगे। इस केस में कौन सा, ये एबिट ओसीआई डेप्ट वाले केस में। इक्विटी वाले में तो चाहे रियलाइज हो चाहे अनरियलाइज हो, आपको ओसीआई में ही रखना होगा और इसको पीएनएल में ही रखना होगा। तो इन्होंने ना एक हिसाब से ये करोगे ना, ये दोनों एक ही वो थे बिल्कुल, एक 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 साथ उठना बैठना था इन दोनों का। उसने ऑप्शन चूज कर लिया एंटिटी ने कि इसको अलग कर देता हूं, तो इनके अंदर इतनी तकड़ी वाली दुश्मनी होगी कि ये कहता कि मैं तेरे पीएनएल में नहीं घुसूंगा, ये कहता मैं तेरे ओसीआई में नहीं घुसूंगा। ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है। ये कौन सा, फेयर वैल्यू चेंजेस के लिए बताया मैंने। इंटरेस्ट और डिविडेंड तो इक्वल है सब में, पीएनएल में ही जाएगा सारा, समझे। अभी इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। इसमें मेरे को दिखाने जैसा कुछ नहीं है। और एक ये, और मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एएमसी के लिए। फाइनेंशियल एसेट्स विच डजंट हैव मैच्योरिटी नॉट कवर्ड। तो इसके अंदर एएमसी में जिन एसेट्स की मैच्योरिटी नहीं होती है, वो वाली एएमसी कैटेगरी में आ ही नहीं सकती। हाँ, नहीं आ सकती, तो नॉट डजंट हैव मैच्योरिटी नॉट कवर्ड, ठीक है। और एक, जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और एक कौन सी नहीं आ सकती आपकी, जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी वाला, ये भी नहीं आ सकती अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कभी भी, ठीक है। क्यों, इसकी सीसीएफसी टेस्ट पास नहीं होगा ना कभी भी। तो अभी मैं एक काम करता हूं, आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, उससे और क्लैरिटी आएगी आपको। बिल्कुल समराइज करूं, इंटरेस्ट और डिविडेंड पीएनएल में जाएगा। सब्सिक्वेंट वाला फेयर वैल्यू पे होता है नॉर्मली, अमोर्टाइजेशन में आपका सिर्फ अमोर्टाइजेशन टेबल के अकॉर्डिंग जो आएगा अमाउंट उस पे होगा। इनिशियली फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बट इसमें आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगा सीधा। और फेयर वैल्यू में ये ओसीआई वाले ओसीआई में जाएंगे और पीएनएल वाला पीएनएल में जाएगा, और अमोर्टाइज वाला किसी में भी नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों, उसमें कुछ आएगा ही नहीं ना। और इसमें ये दोनों भाई थे, इनमें इतना लड़ाई हो चुकी है आपस में कि ये कहता कि मैं तेरे अंदर नहीं जाऊंगा, ये कहता मैं तेरे अंदर नहीं जाऊंगा, समझे। तो अभी मैं इसका एक एग्जांपल करवाता हूं आपको, जल्दी से हमारे उस पर ही चलते हैं। आईसीआई के नहीं, ये मैं खुद का करवा रहा हूँ अपना एक एग्जांपल, क्योंकि आईसीआई वाले में ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को एग्जांपल जिससे कि मेरे सारे कंसेप्ट कवर हो। तो एक एग्जांपल करते हैं जल्दी से कवर, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इसके अंदर मेरे को जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड है, उसने परचेज किया है क्या, एक बॉन्ड विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, जिसकी फेस वैल्यू 1,00,000 की है। एक बॉन्ड परचेज किया जिसकी फेस वैल्यू कितने की है, 1,00,000 की, ठीक है। और कितने में परचेज किया ये, 1,00,000 की फेस वैल्यू है। 2 मिनट, क्या हो गया, ₹1,00,000 फॉर रुपीज कितने में परचेज किया, ये लगा लो आपने 94,026 में परचेज किया। कौन सी डेट को, ऑन 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। अब इस पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर की है कितनी,
यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी हुई है इस पे? 1000 की, ठीक है। और इसके अंदर मेरा हुआ है ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई है, और बॉन्ड कैरीज एट, ये 5% कूपन रेट है, ठीक है, कूपन रेट पर एनम, एंड हैज 3 years टू मेच्योरिटी, ठीक है। मतलब 3 years की मेच्योरिटी इसकी, मतलब 3 years के बाद ये रिडीम हो जाएगा, मतलब मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा 3 years। तो दी परचेज प्राइस इंप्लाइज एंड, इसका EIR दे रखा है इन्होंने ऑफ 7%, ठीक है। और ये 1 year के बाद लगा लो 31st March 2002 को, इसका मैं कहता हूं कि फेयर वैल्यू इसकी बॉन्ड की, ये मान लो हो जाती है इसकी 97,000, ठीक है। तो अभी मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल दे रखी है, एक तो ABC लिमिटेड ने परचेज किया एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू दे रखी है इतनी 1 लाख की, और कितने में परचेज किया? 94,026 में। कब? 1 अप्रैल 2001 को। और इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर हुई है 1000 की। बॉन्ड कैरीज है 5% कूपन रेट, मतलब कि इस पे कैश फ्लोज किस पे होगा? कैश फ्लोज कैलकुलेट करते थे कूपन रेट से, इस पे हम करेंगे कैश फ्लोज कितना होगा वो कैलकुलेट, ठीक है। एंड हैज 3 years मेच्योरिटी, इसकी 3 years की मेच्योरिटी है, 3 years तक मेरे को कैश फ्लोज मिलता रहेगा, और 3rd year के एंड में प्रिंसिपल मिल जाएगा। दी परचेज प्राइस इंप्लाइज एन EIR देखिए, EIR किस लिए काम आती है? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के काम आती है। ये किस लिए काम आती है? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ये कह लो कि इंटरेस्ट ड्यू कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के काम आती है। और 31st March 2002, मतलब कि 1 साल के बाद फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी फेयर वैल्यू हो जाती है 97,000 की। तो अभी इसका मैं कहता हूं कि अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट होगा। मान लेते हैं कि इसका जो बिजनेस मॉडल है, मतलब कि CCFC टेस्ट तो पास हो ही रहा है इसमें, ठीक है, CCFC टेस्ट पास हो रहा है, तो इसका बिजनेस मॉडल मान लेते हैं कि कलेक्ट करने, हेल्ड फॉर कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टिल मेच्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें दे ही रखा है 3 साल तक ही कलेक्ट करेंगे। ये देखो 3 years तक मेच्योरिटी तक ही कलेक्ट करना है, कहीं बीच में सेल करने का तो इसने बताया नहीं है। तो इसमें बिजनेस मॉडल कौन सा होगा आपका? हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, तो वो हो गया। और इसमें CCFC टेस्ट भी पास हो रहा है, इंटरेस्ट और उसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है, मतलब कि आपको एक कूपन मिल रहा है, एक रिडीम हो जाएगा। तो आपका CCFC टेस्ट भी पास, बिजनेस मॉडल कौन सा हो गया? हेल्ड टू कलेक्ट। तो कौन सा मेथड लगेगा इस पे? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड। इसको अमोर्टाइजेशन मेथड से एक बार सोल्व करता हूं। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले बनाता हूं, इसमें अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बात तो बता दूं कि अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने से पहले हमारी फेयर वैल्यू क्या आएगी? फेयर वैल्यू सबसे पहले देखो कौन सा केस है, एट मार्केट टर्म्स का है या ऑफ मार्केट टर्म्स का। ये मेरा है केस एट मार्केट टर्म्स का। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे को कूपन रेट दे रखा है, मार्केट रेट दिया नहीं है इसमें, EIR नहीं, मार्केट रेट नहीं दिया, कूपन रेट दिया है, मार्केट रेट नहीं दिया तो मैं क्या अज्यूम करता हूं कि मार्केट रेट भी कूपन रेट के इक्वल है। कूपन रेट को हम कॉन्ट्रेक्चुअल रेट भी कहते थे, ठीक है। इस दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है, तो क्या कहूंगा? एट मार्केट टर्म्स। और एट मार्केट टर्म्स में मेरी फेयर वैल्यू क्या होती है? अगर मैं फेयर वैल्यू निकालूं, फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल डेट
मतलब इनिशियल डेट पे कितनी है, जिस दिन हमने इसको परचेज किया होगा, मान लो जिस दिन, ऑन परचेज डेट लिख दो इसको, चाहे ऑन परचेज डेट। ट्रांजेक्शन प्राइस पे होगा। ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होता था मेरा, जो कंसिडरेशन पे की है मैंने, मतलब कितना अमाउंट पे करके उसको एक्वायर किया, ये परचेज की थी, ठीक है, 94,026 रुपये देके मैंने खरीदा था उसको, तो मेरा ये हो गया 95,000, कितना था, 94,026 रुपीज के, ये होगी मेरी फेयर वैल्यू। अब मेरे को इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना होता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन किस अमाउंट पे होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन ये होता है मेरा फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें फेयर वैल्यू तो मैंने निकाल ली 94,026, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है इसमें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये देखो यहां पे दी थी मैंने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1,000 की। अब इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होगी क्योंकि ये दोनों डेबिट डेबिट, समझ रहे हो, दोनों मेरी जेब से गए, तो इसमें 1,000 ऐड, तो इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन कितना होगा 95,026 पे, तो इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री। यह भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं मैं सारा सम, इसको ही इसी एग्जांपल को मैं आपको एफबीटीओसीए के थ्रू भी करवा दूंगा फिर। जर्नल एंट्री, क्योंकि हमने देखा था कि स्टेप सेम ही रहते हैं उसमें, इनिशियल फेयर वैल्यू कैलकुलेशन का सेम रहता है, और आपका ईआईआर वाला भी सेम रहता है, कैश इनफ्लो भी सेम रहता है, अमोर्टाइजेशन टेबल भी सेम रहती है बनाने की, समझ रहे हो, तो बहुत इजी रहेगा। उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस एक जगह था मेरा, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होती है वो तो, और वो होती है मेरी अमोर्टाइज मेथड कॉस्ट पे, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, क्या किया हमने, ये परचेज है बॉन्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, ये कौन सी डेट पे होगी मेरी एंट्री, ऑन 1 अप्रैल 2001, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि इसमें हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, तो इधर टोटल वाली आ जाएगी आपकी अमाउंट कितनी 95,026, ये आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन हो गई है। तो इसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज, इससे जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, क्योंकि आपका एएमसी में आ गया ना, एएमसी के लिए आपको इंटरेस्ट इनकम भी निकालनी पड़ेगी, चाहे ये जीरो कूपन भी होता तभी मैं इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करता, समझ रहे हो। क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा तो कुछ और मिल नहीं रहा ना, इसमें एएमसी का ही आएगा फिर, और बिजनेस मॉडल भी आपका हेल्ड टू कलेक्ट है। जर्नल एंट्री होगी ये आपकी। अब इसमें एक काम करते हैं, हम अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेते हैं, सब्सिक्वेंट में कितना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होता जाएगा, अमोर्टाइजेशन टेबल। इसके क्या क्या फील्ड होते थे मेरे, सबसे पहले आता था एक ईयर, ईयर के बाद आता था मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इसके बाद मेरा इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद रिपेमेंट या फिर कैश इनफ्लो कह लो इस केस में, रिपेमेंट या फिर कैश इनफ्लो, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट कौन सी है, बॉन्ड, तो बॉन्ड भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो अभी इसका करते हैं निपटारा। कितने ईयर्स है मेरे यहाँ पे, 3 ईयर्स है, 1 2 3। अब ओपनिंग कितना था इसका, ओपनिंग इनिशियली कितने पे रिकॉग्नाइज हुई है, ये अमाउंट पे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, ये एसेट है मेरी, फाइनेंशियल एसेट होगी ना, ये मेरी क्या होगी, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। ओपनिंग कितना हो गया 95,026, और इस पे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कितने रेट से ड्यू होगी, ईआईआर से होती है, ईआईआर कितना है 7%, तो 7% से यहाँ पे ड्यू हो जाएगी,
कौन से रेट से? 7%, ठीक है। 95026 मल्टीप्लाई 7%, ये कितना आ गया? 6651.82, ठीक है, ये 66। अब इसमें रिपेमेंट कितनी होगी, मतलब हमें कैश इनफ्लो कितना होगा? ये कूपन रेट दे रखा 5%, और इसकी फेस वैल्यू के ऊपर होता है हमेशा, क्या इस पे होगा? नहीं, फेस वैल्यू पे होगा, मैंने बिल्कुल बताया था आपको। 5% इसका कितना हो गया? 5000। तो 5000 ये आपका कैश इनफ्लो। अब आपकी लाइबिलिटी तो बन गई थी ये वाली, और इनफ्लो हो गया ये वाला। तो आप क्या करोगे, इसमें इसको प्लस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। इसका लॉजिक भी बताया था। इंटरेस्ट ड्यू होता है तो आपके एसेट को आप बढ़ा देता, फाइनेंशियल एसेट को। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट से भी क्या होता है, आपको हक मिल जाता है कि आप इतना अमाउंट और मांग सकते हो। इतना मांगने का तो पहले ही हक था, इतना मांगने का तो पहले ही हक था, ये वाला और मांगने का हक आ जाता है, और आपको मिला कितना? इतना। तो आपकी नेट में कितनी एसेट बनती है वो निकाल लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। 95026 प्लस 6651.82 माइनस 5000, कितना आ गया? 9667.82, ठीक है। अब इसी को सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो गया ये मेरा 9667.82। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना? 7% से, फिर कितना आ गया? 6767.44, इसको 5 कर दो राउंड ऑफ में, और कितना पेमेंट होगा? ये तो 5000 ही आएगा। तो इसका निकालो, 9667.82 प्लस 6767.45 माइनस 5000, कितना आ गया ये? 98445.27। अब ये थर्ड ईयर का ओपनिंग बन जाएगा 98445.27। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना? 7% से ड्यू होगा, 6891.6169, ठीक है। चलो मैं इसको ना 2 राउंड ऑफ तक ही रखता हूँ, 7 और 5000 का रीपेमेंट। तो इसकी कैलकुलेशन करो, 98445.27 प्लस 6891.17 माइनस 5000। ये 5000 के साथ में और भी तो रिपेमेंट हुई होगी ना, जो हमने इन्वेस्ट किया था वो भी तो रिफंड मिला, रिडीम हुआ होगा ना मेरा रिफंड। तो लास्ट ईयर में 3 ईयर्स की लाइफ थी, देखो कहाँ गई मेच्योरिटी इसकी? 3 ईयर। तो इसमें जो मैंने 1 लाख की फेस वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि प्रीमियम पे रिडीम हुआ कैसे हुआ, तो हम मानेंगे कि फेस वैल्यू पे ही रिडीम होता है। जितना लगाते हैं उस पर नहीं होता, जितनी फेस वैल्यू होती है उस पर ही रिडीम माना जाता है, ठीक है। ये तो आपका +1 से करते आ रहे हो, इसमें मैं क्या करता हूँ आपको। तो इसको क्या करोगे आप? 1,05,000 हो जाएगा टोटल ये। तो अब इसको अगर मैं करूँ सॉल्व, 98445, ये देखो मैंने लॉजिक जो आपको बताया था ना, उससे ही मेरे को पता लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैंने देखा कौन सा लॉजिक बताया था, यहाँ पे 0 होना चाहिए आपका। अगर 0 नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। छोटा मोटा राउंड ऑफ का डिफरेंस आ सकता है, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते आप, ठीक है। बट यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस आएगा आपको, 6891.17 माइनस 10, ये हो गया 336 रुपये का डिफरेंस आएगा जहां तक है। 336 का आएगा, कितने का आएगा देखता हूँ। 98445.27 प्लस 6891.17 माइनस 1,05,000, ये 336 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेके आना, आपको क्या करना होगा इसके लिए? 336 का यहाँ पे 0 करोगे, और इस वाले फिगर को आप चेंज कर दोगे, ठीक है। इस वाले फिगर को चेंज करोगे आप हमेशा, इसको इतना ना शो करके इसको बैलेंसिंग फिगर दिखाओगे। कैसे? 98445.27 किस में से डिफरेंस निकालोगे? इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे डाल दोगे, माइनस 1,05,000, कितना आ गया ये? 6554.73, ये वाला आपका माना जाएगा 655.73, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 निकालना आपको, बिल्कुल। अमोर्टाइजेशन टेबल हो गया। अब इसकी हमें जनरल एंट्रीज करनी होगी, किसकी? इंटरेस्ट रिकॉग्निशन की।
जर्नल एंट्री, ये कौन सी सब्सिक्वेंट होंगी, ठीक है, कौन सी डेट पे होगी ये, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर के एंड पे होगी। एक तो ईयर कब से स्टार्ट हुआ था मेरा, ईयर हुआ था स्टार्ट भाई, ये कब कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 2001 को। अब 31 मार्च 2002 को एंट्री होगी मेरी एक इंटरेस्ट रिकॉग्निशन की। कब, 31 मार्च 2002 को। इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करता हूं मैं, टू इंटरेस्ट इनकम। ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं हम बहुत सारे। आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट का नहीं हुआ हो पाया था कवर, यहाँ पे मैंने आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट का भी बता दिया कैसे इंपैक्ट था। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ये देखो ऐड किया था, इसके बाद मैंने यहाँ पे 95 वाला ये लिया था इनिशियल रिकॉग्निशन वाला अमाउंट। बस आपको कुछ नहीं करना, फेयर वैल्यू के अंदर ऐड करके रिकॉग्नाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना। टू इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पे डेबिट क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, जो आपकी एसेट थी वो एसेट इंक्रीज हो जाएगी ना इंटरेस्ट इनकम से, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, डेबिट कितने इनकम से, 6651.82, 6651.82, ठीक है। और इसमें ये तो एक एंट्री कर दी, एक और एंट्री करनी होगी क्योंकि आपको पेमेंट भी तो रिसीव हुई है। कितनी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये 5,000 की, टू किस लिए रिसीव हुई है, क्योंकि मेरे पास एसेट थी, एसेट से मेरा, नहीं तो एसेट इतने से इंक्रीज कर दी थी। आप देखो एसेट मैंने पहले इतने की शो की थी, अब इतने की और इंक्रीज कर दी है, और उसमें से मेरे को ये मिल चुका है, तो एसेट को ही कम करूंगा ना इससे भी, क्योंकि इतना हक खो चुका हूं मैं। 5,000 मेरे को मिल चुके हैं, अब मेरा हक चला गया 5,000 और कलेक्ट करने का। पहले हक हो गया था मेरे पास, एक तो ये कलेक्ट कर रहा था, एक ये वाला कलेक्ट कर रहा था, तो मेरे पास 2 हक थे कलेक्ट करने के, इतना अमाउंट कलेक्ट करने का हक था, बट उसमें से मेरे को इतना मिल गया, तो इतना हक कम हो गया मेरा। तो अब उस एसेट को ही करते हैं कम, टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, कितना, 5,000, ठीक है। आपकी एंट्री होगी 31 मार्च 2002 को। अभी अगर मैं कहूं ऐसे नेक्स्ट ईयर की भी हो जाएंगी, ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी नहीं आपको। तो अभी मैं अगर आपको कहूं, इसके अंदर तो मेरा दिख रहा था कि बिजनेस मॉडल कि हेल्ड टू कलेक्ट टिल मेच्योरिटी था। अब मैं कहता हूं कि इसका बीच में सेल भी कर सकता हूं, मैं बीच में सेल भी कर सकता हूं। एज्यूम करो, एज्यूम करो, एज्यूम करो, इसको मैं, मेरा हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल हो गया मॉडल, अब ये वाला हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को करना होगा अब काम, ठीक है। तो इसको यहीं पे लिखता हूं ना जहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एफबीटीओसीआई वाला। इसका मान लेते हैं कि बिजनेस मॉडल, एज्यूम करो, आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो कि हेल्ड टू सेल है नहीं है, अगर नहीं दिया तो क्या करोगे आप, हेल्ड टू कलेक्ट टिल मेच्योरिटी ही मान के आओगे, ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक एफबीटीओसीआई का कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। एज्यूम करो इसमें कि आपका बिजनेस मॉडल दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे इफ लिख देता हूं, इफ बिजनेस मॉडल हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, तो उस केस में कौन सा मॉडल लगेगा, इसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपका इस पे लगेगा, हेल्ड टू कलेक्ट हो गया तो आपका एफबीटीओसीआई मॉडल लग जाएगा, इस पे एफबीटीओसीआई लगेगा। तो इसके अंदर भी कैलकुलेशन हमारी एएमसी और इसकी सिमिलर ही थी। तो फेयर वैल्यू हमने कैसे निकाली थी इसकी इनिशियल में, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू यही निकलेगी, क्योंकि फेयर वैल्यू हमने देखा था उसकी एएमसी और एफबीटीओसीआई की सेम वे से निकलती है, ठीक है सर। और ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये मेरी इनिशियली हमने देखा था कि एफबीटीपीएल में ही ऐड नहीं होती, बाकी सब में ऐड होती है इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे, तो ये भी ऐड हो चुकी है। तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन एफबीटीओसीआई हो तब भी इसी अमाउंट पे होगा, तो एंट्री भी यही होगी आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन की, तो एफबीटीओसीआई में, ठीक है। अब एफबीटीओसीआई में और क्या होगा, एंट्री ये वाली होगी आपकी। अब इसके बाद एमोर्टाइजेशन टेबल इसमें भी बनेगी, क्योंकि आपका हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही है, उसके अलावा होता तो आपकी एमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बनती, क्योंकि उसमें एफबीटीओसीआई नहीं लगता आपका फिर, ठीक है। ये एफबीटीओसीआई लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप सारी सेम बनाओगे टेबल, ठीक है। इसके अंदर आपका डिफरेंस कहाँ आएगा, आपको जो
इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड और ये वाली एंट्री भी सेम होंगी आपकी, समझ रहे हो, ये वाली एंट्री भी आपकी सेम ही रहेंगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मिलता है, फिर कैश भी मिलेगा, इंटरेस्ट आपने ड्यू कर दिया, मतलब एक्रू कर दिया इंटरेस्ट, उसकी एंट्री, या आपको कैश मिला उसकी एंट्री होगी, ठीक है। इसमें बस एक फर्क, इसमें कुछ नहीं रहेगा फर्क, ये भी P&L में जाता है, इसका इंटरेस्ट इनकम भी, और ये इसकी वाली कहाँ जाएगी, इसके वाली भी P&L में ही जाएगी, इंटरेस्ट इनकम तो वहीं जाती है ना, इंटरेस्ट इनकम तो सबकी P&L में जाएगी, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम, ठीक है। अब मेरा डिफरेंस कहां पे आएगा, डिफरेंस आएगा यहां पे कि आप इसके अंदर आपकी वैल्यू, अगर मैं दिखाऊं पहले अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, 31 मार्च 2002 की अगर वैल्यू बताऊं कि कितनी बनी होगी मेरी, इसकी 31 मार्च 2002 को उसकी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड की फेयर वैल्यू मतलब कि बुक्स में कितनी शो हो रही होगी कैरिंग अमाउंट। आपने स्टार्टिंग में इनिशियली में एंट्री डाली थी कितने की, 95026 की, 95026 की, आपने यहाँ पे फ्री डेबिट कर दिया था इसको कितने अमाउंट से, इंटरेस्ट की वजह से 6651.82, माइनस हो गया कितना, ये जो आपको पैसा रिसीव हो चुका है 5000, तो ये कितने की सॉरी होगी आपकी बुक्स में अब, 95026 प्लस 6651.82 माइनस 5000, ये आपकी सो रही होगी 9677.82 की, ठीक है। यही अमाउंट यहाँ पे भी अगर आप अमोर्टाइजेशन टेबल देखोगे तो उसके अंदर भी दिखेगा, कहाँ गई वो भाई अमोर्टाइजेशन टेबल, अच्छा ये, हाँ मैं कहाँ गायब हो गया, देखो 996, तो आप कह सकते हो कि जो इसकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट शो होगी ये वाली, ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही शो होता है, ठीक है। तो अब एफवीटीओसीआई में फेयर वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है फेयर वैल्यू, क्वेश्चन में दी थी ना फेयर वैल्यू, दी है कितनी, 97,000 की, फेयर वैल्यू दी है 97,000 की, कब की, ये 31 मार्च 2002 की, मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड की, जिस दिन की हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये वाली दे रखी है वैल्यू, अब तो हमें कैसे करना होगा, तो इसकी एक काम करता हूँ, फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2002 की लिख लेता हूँ, कितनी दे रखी है, 97,000 दे रखी है, कितनी है 97, तो आपकी बुक्स में जो ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है ये कितने पे शो होना चाहिए, 97,000 पे। अभी तक आपने एएमसी वाली सारी अकाउंटिंग की है, आपने इनिशियली भी इस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर दिया, और ये वाला भी आपने एंट्री की है इंटरेस्ट ड्यू की, जब पेमेंट रिसीव हो चुकी है वो भी माइनस कर दी, तो अभी आपकी बुक्स में इतने अमाउंट पे शो हो रही है, इतने अमाउंट पे शो हो रही है अभी आपकी बुक्स में, और शो होनी चाहिए थे इतने अमाउंट पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये वाली यहां पे लेके आता हूं, तो कितने अमाउंट पे शो रही है, 96677.82, इतने अमाउंट पे शो रही है, आपकी शो होनी चाहिए थी फेयर वैल्यू पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप उसका फाइनेंशियल एसेट का किस पे होता है, एफवीटीओसीआई में फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू क्या दे रखी थी उस दिन की, 97,000, आपकी बुक्स में अभी कितनी कैरिंग अमाउंट पे आ रही है, 96,677 की, ठीक है। तो इसका डिफरेंस होगा जो, उसको फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस के तरीके से रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब वो वाला गेन या लॉस कहां जाएगा, वो जाएगा ओसीआई में। अगर आप इसको सेल कर देते तो कहां जाता, तब तो ये डिरिकॉग्निशन हो जाता ना सीधा ही, तो आपका सीधा P&L में चला जाता। अब ये जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च को, उस दिन आपके सेल नहीं हुई है, तो उस केस में क्या करोगे, इसको ओसीआई में ट्रांसफर करोगे उस प्रॉफिट या लॉस को, क्योंकि आपको वो अभी रियलाइज नहीं हुआ, कैश में नहीं मिला, आपने देखा था कि हाँ मार्केट में इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू, इसकी होनी चाहिए थी इतनी, मार्केट में इतने में सेल हो रही है। अब अगर मार्केट में सेल करने जाओगे तो इतना मिल जाएगा, आपकी बुक्स में अभी कैरिंग अमाउंट इतने की आ रही है, तो आपको एफवीटीओसीआई में इस अमाउंट पे लेके आना है। तो इसका जो डिफरेंस रहेगा कैरिंग अमाउंट और अमोर्टाइज्ड अमाउंट का, सेम डेट की, ठीक है, सेम डेट की अमोर्टाइज्ड अमाउंट और सेम डेट की फेयर वैल्यू कह सकता हूं मैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, कितना आया डिफरेंस, 97,000 माइनस 96677.82, ये आ गया 322.18,
ठीक है, 322 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो इस 322 का क्या करेंगे हम, गेन बुक करेंगे। ये गेन हो गया ना, इतने पे होनी चाहिए, सो इतने पे हो रही है, मतलब कि बढ़ाना पड़ेगा उसका प्राइस एसेट का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आपको अगर एफवीटीओसीआई का क्वेश्चन होता तो ये सारी जो अभी एएमसी में करके आए थे ना, मतलब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में, ये सारा तो आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, ये सारा तो करना ही होगा। और एक ये फेयर वैल्यू चेंज वाली और करनी होगी, समझे। इसमें क्या एंट्री होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट, तो दूसरे कैंसिल कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, कितने अमाउंट से डेबिट करो, 322.18 टू टू क्या करूंगा इसको, ये मेरा फेयर वैल्यू की वजह से गेन आया, तो इसको फेयर वैल्यू गेन या फिर टू ओसीआई कर लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, चाहे तो आप ऐसे लिख लो टू ओसीआई, और इसमें फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू रिजर्व, कितना आ गया, ये एंट्री और हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी एसेट किस अमाउंट पे पहुंच जाएगी, अभी तक इस अमाउंट पे शो हो रही थी, ठीक है, अभी मैंने और एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, कितने से, 322 से और डेबिट कर दिया, तो अब हो जाएगी आपकी बुक्स में 97,000 की, समझे। ये वाली आपकी एफवीटीओसीआई तक का कंसेप्ट हो गया कंप्लीट, समझे। आपको अभी कोई डाउट रहना नहीं चाहिए जहां तक है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, इसके कुछ अभी, तो इसमें एक काम करता हूं, आपको एफवीटीपीएल का भी करवा ही देता हूं, ठीक है। उसके लिए मेरे को थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेना होगा, क्योंकि एफवीटीओसीआई और एफवीटी एएमसी वाला सेम रहता है, उसके लिए मेरे को थोड़ा अलग लेना होगा। जैसे कि XYZ है, उसने क्या किया है, बाई किए हैं, क्या बाई किया उसने, 1000 शेयर ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है, कितने के, 4 रुपीज। ओहो, इसको ना एक काम करता हूँ, अच्छा ये तो वो था ना मेरा, तो बिग में कर देता, छोटे में किया मैंने, 4 रुपीज कितने की, ये मान लो कि आपने 1000 शेयर्स इसके परचेज किए हैं, तो इसको पेन को बड़ा करता हूँ, परचेज किए हैं 4 रुपीज 120 पर शेयर मान लो, ठीक है। और इसके ऊपर आपने ब्रोकरेज दी है कितनी, मान लो 2000 की ब्रोकरेज दी है इस पे, और ये आपकी किस दिन बाई की है आपने, मान लो 1 अप्रैल 2001 को, और ये इसकी 31 मार्च 2002 को, अगर मैं देखूं शेयर प्राइस कितना रहेगा, शेयर प्राइस होगा मान लो 135 रुपए, ठीक है। ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस लिख देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस कितना, 135, ठीक है। अब इसकी इनिशियली क्या एंट्री हुई, इनिशियल रिकॉग्निशन पे जर्नल, इसकी इनिशियली क्या एंट्री होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब ये बताओ, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड करके यहां पे अमाउंट लिखूं या अलग से, मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन का साफ बताया था कि एफवीटीपीएल का केस होगा, अगर ये मेरा एफवीटीपीएल का केस है क्योंकि इसमें शेयर्स परचेज किए हैं, ठीक है, इसमें सीसीएफसी टेस्ट फेल हो जाता है शेयर्स के केस में, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट वगैरह कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, तो ये वाला इक्विटी शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये केस फेल हो जाता है। तो अभी इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किस अमाउंट पे शो करूं, मैंने आपको बताया था कि उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट सभी में ऐड हो रही थी फेयर वैल्यू के अंदर, बट एफवीटीपीएल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड नहीं की थी, उसको अलग से शो कर रहे थे पेंडल में, ठीक है। तो इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट मेरी अलग से दिखेगी, ऊपर वाले में अभी तक अलग नहीं दिख रही थी ट्रांजेक्शन कॉस्ट,
ऊपर वाले में अभी तक एक ही अमाउंट में दिख रही थी, तो ये कितने अमाउंट से आएगा मेरा, 120 मल्टीप्लाई 1000 कितने हो गए ये हो गया भाई मेरा 1,20,000 रुपया, और ये 2000, तो ये कितने की आ गई टोटल बैंक, 1,22,000 रुपए की। ठीक है, ये इनिशियल एंट्री होगी। कब, कौन सी डेट की हुई है ये, 1 अप्रैल 2001 को। अब मैं कहूं इसकी ईयर एंड एंट्री क्या होगी, ईयर एंड मतलब कि कौन सी डेट को, 31 मार्च 2002 को इसकी क्या एंट्री होगी। इसको कुछ डिविडेंड वगैरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं या नहीं दी, इसमें कुछ दिया नहीं है कहीं पे भी डिविडेंड का, तो ठीक है, इसमें डिविडेंड का तो दिया नहीं है, इसमें फेयर वैल्यू दी हुई है। डिविडेंड का दिया होता तो डिविडेंड रिकॉग्नाइज कर लेते, डिविडेंड इसमें बताया नहीं है, इसमें सीधी फेयर वैल्यू बता रखी है कि 31 मार्च 2002 को कितनी फेयर वैल्यू है, 135 हो चुकी है। तो हमें इसमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे करना होता था, फेयर वैल्यू पे। ठीक है, इस पे सब्सिक्वेंट में अगर मेजरमेंट करूं, फेयर वैल्यू कितनी आई मेरी 135, और कितने शेयर से 1000, तो कितनी वैल्यू पे शो होना चाहिए मेरा अभी 1,35,000 पे, और 1,35,000 पे शो होना चाहिए, कितने पे 1,35,000 पे मेरी बुक्स में शो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरी 31 मार्च की फेयर वैल्यू है, और मेरी बुक्स में अभी कितने पे शो हो रही है सेट, 1,20,000 पे, मतलब 15,000 कम से शो हो रही है, 15,000 कम से शो हो रही है। ठीक है, अभी मेरी कम से हो रही है, तो इसको क्या करूंगा मैं, बढ़ानी है एसेट, तो गेन बुक करना होगा मेरे को, तो इसमें कैसे करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करूंगा, P&L फेयर वैल्यू गेन, या फिर आप फेयर वैल्यू गेन फिर फेयर वैल्यू गेन से टू P&L कर सकते थे, कुछ भी करो आपकी इच्छा है वो, तो कितना 15,000 से इंक्रीज कर दिया ये। ठीक है, क्योंकि इसका मैंने देखा था कि P&L में ही जाता है, वो मैंने आपको बताया था कि वो दो भाई थे, P&L वाला कभी भी OCI में नहीं जाएगा, OCI वाला कभी भी P&L में नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको बहुत प्यारा एग्जाम्पल करवाया है, इसके अंदर आपके तीनों के मॉडल्स के कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। अभी मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन भी करवानी है, तो इलस्ट्रेशन करते हैं जल्दी से, वैसे कर ही लेते हैं इलस्ट्रेशन, छोटी छोटी होंगी इसकी तो, अगर बड़ी होंगी तो छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो सेकंड यूनिट की 22nd इलस्ट्रेशन पे आइए, सेकंड यूनिट की 22nd इलस्ट्रेशन, ये आ गया हूं मैं, आप भी पहुंच जाइए। ठीक है जी, पहुंच गए, इसका पेज नंबर बताऊं आपको, 11.61। तो इसका अगर मैं देखूं, एक एंटिटी है एक्वायर करती है फाइनेंशियल एसेट को कितने में, 4CU100 प्लस ए परचेज कमीशन ऑफ CU2, तो मतलब कि उसने एक्वायर किया, ये ट्रांजेक्शन प्राइस हो गया इसका, ये हो गया इसका ट्रांजेक्शन प्राइस, क्योंकि कंसिडरेशन पे की है इसको एक्वायर करने के लिए वो, और इनिशियली किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कमीशन भी पे किया सचिश ने, ये क्या हो गया आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इनिशियली किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, किस केस में, FVTPL को छोड़ के। तो अब ये केस देखते हैं कौन सा है, उसने एसेट एक्वायर की है, दी एंटिटी रिकॉग्नाइजेज द एसेट एट, उसने 102 पे रिकॉग्नाइज कर लिए, दी रिपोर्टिंग पीरियड एंड्स 1 डे लेटर, मतलब कि एक दिन के बाद ही उसकी बैलेंस शीट डेट आ गई है, तो जिस दिन उसका कोटेड मार्केट प्राइस देखा है CU100, तो उसका अगर मैं कहूं कि ये फेयर वैल्यू एट फर्स्ट ईयर एंड होगी, फेयर वैल्यू ऑन फर्स्ट ईयर एंड, ठीक है, एक दिन के बाद की ही है, 100 रुपए देर की है, बुक्स में कितने पे रिकॉग्नाइज हो चुकी है मेरी वो सेट इनिशियली, अगर ये मान लो FVTPL में नहीं आती है, तो मेरी बुक्स में कितने पे रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, 100 रुपए एक और 2 रुपए ये वाली, तो 100 + 2 करके एंट्री हुई होगी, तो इसमें क्या एंट्री हुई होगी, फाइनेंशियल एसेट डेबिट कितने पे 102 टू कितना बैंक कितना 102 से ये एंट्री हुई होगी मेरी बुक्स में, तो अभी ठीक है इनिशियली रिकॉग्निशन पे, और फर्स्ट ईयर एंड पे इसकी 100 रुपीज की हो चुकी है फेयर वैल्यू,
तो हमें मॉडल देखना होगा कि एएमसी में आ रही है, कौन से में आ रही है। इफ द एसेट वर सोल्ड ए कमीशन ऑफ CU3 वुड बी पेड। अब ये कहते हैं कि अगर सेल करती है तो उसको 3 रुपए का कमीशन और देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अभी कहीं देखा कि अगर सेल करे तो कहीं कमीशन जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर होती है सेल वाली, तो उसको कहीं कंसिडरेशन अभी तक दिया हो कि लगेगी आगे फ्यूचर में, तो ऐसा होगा नहीं, नहीं। तो ये वाली वैसे ही दे रखी है इन्होंने, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाउ वुड ट्रांजेक्शन कॉस्ट बी अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ द एंटिटी, एंटिटी की बुक्स में कैसे अकाउंट करोगे। बट इसमें केस नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन में वहां पे दिया होगा केस, यहाँ पे इन्होंने हेडिंग में ही दे रखा है, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब ये FVTOCI वाला केस है, ठीक है, FVTOCI वाला केस है, ठीक है। इनिशियली इस पे रिकॉग्नाइज हो चुकी है और इसकी प्राइस लेके आना मेरे को इस अमाउंट पे। अब मेरे को लेके आना प्राइस 100 रुपीज पे, ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू दे रखी है ईयर एंड पे। और मेरे को आपने देखा था कि AMC के अलावा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के अलावा, ACM के अलावा जिस भी मेथड में था फेयर वैल्यू पे ही होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एसेट की। तो इसमें अभी मेरी बुक्स पे दिख रही है 102 के एसेट, और मेरे को दिखानी चाहिए अब कितने की, 31st, मतलब फर्स्ट ईयर एंड की बात करूं अगर मैं, फर्स्ट ईयर एंड की, फर्स्ट ईयर एंड पे मेरे को बुक्स में शो करनी चाहिए 100 रुपीज की। तो उसको कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा, लॉस ऑन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस कितने रुपीज से, 2 रुपीज से, टू फाइनेंशियल एसेट ये 2 रुपीज से, यहां पे साथ में OCI लिख दो, ठीक है, समझे। अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है आंसर। ऑन द डेट द एंटिटी मेजर्स द एसेट एट CU100 विदाउट रिगार्ड टू द पॉसिबल कमीशन ऑन सेल एंड रिकॉग्नाइजेज द लॉस ऑफ, ठीक है, वही इन्होंने लिखा है कि लॉस रिकॉग्नाइज करोगे ऑन द डेट, कौन सी डेट पे, ये मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड, क्योंकि इन्होंने ट्रीटमेंट कौन सा पूछा था इन्होंने, हाउ वुड ट्रांजेक्शन कॉस्ट बी काउंटेड इन, ठीक है, ये ईयर एंड पे पूछा इन्होंने कि कैसे ट्रीटमेंट होगा। ऑन दैट डेट द एंटिटी मेजर्स दी विद रिगार्ड टू एंड रिकॉग्नाइजेज द लॉस, तो ये रिकॉग्नाइज किया लॉस 2 रुपीज का, तो यही लॉस हमने रिकॉग्नाइज कर दिया था यहाँ पे, फेयर वैल्यू लॉस। और इफ द फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर अमाउंटेड टू P&L यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। तो ये तो आपको पता ही है कि जो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर की थी वो तो आपका FVTOCI में तो इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर ही आ जाता है, 102 पे हो गई है। अब 102 को आप EIR के थ्रू अमोर्टाइजेशन टेबल के अंदर लेके जाते हो, इनिशियल रिकॉग्नाइज कितने पे, 102 पे। अब उसी को आप EIR जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं उसमें 102 के ऊपर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर उसके ऊपर ही कैश फ्लो होगा, तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट मल्टीपल ईयर्स के अंदर पूरी खत्म हो जाती है वो, ठीक है, वही लिखा है अमोर्टाइज टू P&L यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, समझे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम उसमें कैसे करेंगे, इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन उसके ऊपर होता है, 102 पे होगा, तो इंटरेस्ट आपका कहां जाता है उसमें, अल्टीमेटली P&L में, P&L में जाता है ना। तो यही लिखा है कि अमोर्टाइज टू P&L, ठीक है, इतना घुमा के लिखा है इन्होंने जो कि हद नहीं है इतने सिंपल टॉपिक को। एक मेरा क्वेश्चन हो गया कौन सा, ये 22 वाला मेरा हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ये करवा ही देता हूँ, हमारा ये वाला टॉपिक फिर कवर हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा ज़्यादा बचेगा नहीं। तो मेरे को एक 26th इलस्ट्रेशन करवानी है और एक करवानी है 27, ठीक है, दोनों देखते हैं, छोटी छोटी होंगी तो करवा दूंगा, अभी नहीं आगे करते हैं। 25th आ गई है, 26th और 27 छोटी छोटी हैं, करवाई देता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है जी। ये कौन सी है मेरी, FVTPL वाली, FVTPL की केस की। ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर्स में किसके, C लिमिटेड के, ठीक है, ए ने
इसके लिए क्या होगी, फाइनेंशियल एसेट होगी जिसने इन्वेस्ट किया है, इसके लिए क्या होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी। ठीक है, ऑन 15 मार्च कितने में, 10,000 रुपए के। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, 500, इन एडिशन टू दी बेसिक कॉस्ट ऑफ 10,000, मतलब कि उसकी जेब से कितने गए, 10,500 ऑन 31 मार्च। ठीक है, ये 15 मार्च को की थी, अब मतलब 15 दिन के बाद दी फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर 11,200 हो चुकी है। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, उसका दे रखा 10% पर एनम, 10% पर एनम फॉर ए 10 ईयर लोन। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने। अब इसके बाद नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं, एनालाइज दी मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। कौन से, एफबीटीपीएल के थ्रू करनी है आपको। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया उसने, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, 10,000। इसके अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन की क्या क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी और किस अमाउंट पे मेजर होगा, फेयर वैल्यू पे मेजर होता है। यहाँ पे फेयर वैल्यू कहीं दे रखी है आपको, कितने में, 10,000 इन्वेस्ट किए थे, इसकी उसी डेट की, इस डेट की देखने ना फेयर वैल्यू, इस डेट की नहीं दे रखी तो हम क्या मानेंगे कि जितना इन्वेस्ट किया वही फेयर वैल्यू है इसकी। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन पे, कब, मतलब 15 मार्च को क्या एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन, कौन सी, सी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था ना इसने, डेबिट टू कितना, बैंक, नहीं, यहां पे आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो दिखानी होगी ना अलग से, क्योंकि ये पीएनएल में जाएगा मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट। डेबिट टू बैंक, कितने से, ये 10,000 से, ये 500 से, ये हो गया 10,500। तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी कहाँ जाएगी, पीएनएल में। तो इसकी एंट्री पीएनएल टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500 500 वो और हो जाएगी। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी अगर, जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट उस पे जाएगी, पीएनएल टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये होगी 500, ये होगी 500। ठीक है, सेकेंड एंट्री ये हो जाएगी ट्रांसफर की उसमें पीएनएल में, ये भी अमाउंट पे की थी एंट्री। एक तो ये होगी है इसकी एंट्री, और होगी इसकी एंट्री सब्सिक्वेंटली कैसे करेंगे। सब्सिक्वेंटली इसको डिविडेंड की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, मिला नहीं मिला, कूपन रेट नहीं दिया ना, मार्केट रेट दे रखा है, मार्केट रेट दे रखा है और कूपन रेट ना दिया हो तो आप क्या कभी कूपन रेट को मार्केट रेट के इक्वल मानोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्पेशली मैंने ग्रीन लाइन में वहां पे ग्रीन कलर में आपको लिखवाया था, वहां पे उसको नहीं मानोगे। तो कूपन रेट यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, डिविडेंड रेट नहीं दे रखा कुछ, ना कुछ डिक्लेयर किया इसको, तो हम क्या करेंगे, जीरो मानेंगे, कुछ नहीं मिला। तो हमारे इसमें सिर्फ फेयर वैल्यू ही चेंज होगा। फेयर वैल्यू दे रखी है ना इसकी, फेयर वैल्यू क्लोजिंग की 31 मार्च बैलेंस शीट डेट की फेयर वैल्यू दे रखी कितनी, 11,200। आपने बुक्स में कितने पे शो किया, 10,000 पे, 10,000 पे शो किया, अब शो करना चाहिए कितने पे, 11,200 पे। तो आपको 1,200 रुपए और बढ़ाने होंगे। 1,200 कैसे बढ़ाओगे, इसमें एंट्री इसकी दिखा देता हूं ना मैं, इन्वेस्टमेंट इन सी लिम, मतलब कि सी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो, वो टू फेयर वैल्यू गेन हो गया, फेयर वैल्यू गेन, ये फेयर वैल्यू गेन टू पीएनएल हो जाएगा एक। ठीक है, आप यहां पे भी सीधा लिख सकते थे कि फेयर वैल्यू गेन, यहां पे पीएनएल लिख देते तो आपको ये एंट्री एग्जाम में ना भी करके आते चल जाता काम। ठीक है, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट रहता है तो आपको टाइम बचाना चाहिए। बट जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर गिनती की 4 एंट्री है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सेपरेट एंट्री हो सकती है पॉसिबल तो करके आओ। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसके अंदर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पीएनएल में जाएगा किस में जाएगा, बट अगर छोटा सा क्वेश्चन है तो उसके अंदर ये एंट्री अलग अलग करके आना। ठीक है, नेट में मत दिखाना, नेट इंपैक्ट मत दिखाना, सीधा यहाँ पे इसको अलग से फेयर वैल्यू गेन को रिकॉग्नाइज करना, फिर फेयर वैल्यू गेन को पीएनएल में चार्ज कर देना, ट्रांसफर कर देना, मतलब। ठीक है, ये 1,200 1,200। इसके बाद 27th और करते हैं जल्दी से, 27th, ये कितना बड़ा लेक्चर हो जाएगा भाई। मेटेलिक्स लिमिटेड, इसको मैं एक बार ये उड़ा देता हूँ। मेटेलिक्स लिमिटेड है, उसने इन्वेस्टमेंट किए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कंपनी के, कौन सी, कैस्टर लिमिटेड के। तो मेटेलिक्स लिमिटेड के लिए क्या होगी, फाइनेंशियल एसेट, और इसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, फॉर 90% इक्विटी स्टेक। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 27th ही था ना वो, देख लेता हूँ एक बार, हाँ 27th। इसने इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स तो मतलब एफटीपीएल,
इसने एफवीओसीआई वाला ऑप्शन कंसिडर किया होगा इक्विटी शेयर्स में, जो उसका दोनों की लड़ाई हो गई थी आपस में, याद करो। ठीक है, इस वाले केस में आपने कहां भेजा ये गेन को, पीएनएल में, क्योंकि इनकी दोनों की एफवीटीपीएल ने कहा था कि मैं ओसीआई की साइड देखूंगा भी नहीं, समझे। अब ओसीआई में जो इक्विटी क्लासिफाई हुई थी वो कहती है कि मैं फेयर वैल्यू गेन के लिए पीएनएल की साइड देखूंगी नहीं ना, जब जब वो रियलाइज हो जाएगा तब भी नहीं देखूंगी। ठीक है, इक्विटी वाले केस में ये इक्विटी है, तो ये कौन सा केस होगा, एफवीटी ओसीआई इक्विटी। ठीक है, for 90% equity share, significant influence not exercised, the investment was, मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये सब्सिडरी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि उनकी अकाउंटिंग अगर ये सब्सिडरी वगैरह हो जाती, सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर बन जाती, तो इसका ट्रीटमेंट ये नहीं पता था, उसका ट्रीटमेंट इंडेक्स 27 बताएगा। ठीक है, उसका सेपरेट इंडेक्स है, वो इसने इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इंडेक्स से बाहर रखा है, जब हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में देखा था। द इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर, कितने रुपए में इन्वेस्ट किया इन्होंने, 5 लाख में, कितने 10,000 इक्विटी शेयर्स, कब, 1 अप्रैल 2001 को, 30 जून 2001 को कह रहे हैं कि इनकी फेयर वैल्यू हो गया पर शेयर की 45। दी कंपनी हैज टेकन एन, अब इन्होंने यहाँ की दे रखी है और आपसे पूछ लिया, मतलब कि ये आपको 31 मार्च नहीं है, आपको दे दी इस डेट की। ठीक है, इन्वेस्ट किया था इस डेट को, और इसने कहा दी कंपनी हैज टेकन एन इरेवोकेबल ऑप्शन, इसने इरेवोकेबल ऑप्शन ले रखा है, क्वेश्चन में दे दिया, टू मेजर सच एसेट एट एफवीटी ओसीआई। इरेवोकेबल ऑप्शन मतलब कि ओसीआई वाला, ठीक है, इक्विटी ओसीआई वाला। ठीक है, तो इस केस में आप यही मानोगे कि इनकी बुक्स यहाँ पे क्लोज होती होगी, अगर नहीं दे रखा आपको फेयर वैल्यू इस डेट की दे जाए तो मतलब कि कुछ उसका ट्रीटमेंट मांगता है ये, तो इसमें क्वेश्चन में कह देता कि 31 मार्च इनकी क्लोजिंग मतलब फाइनेंशियल्स क्लोज होते हैं, तो आप फिर तो मानते कि हाँ 31 मार्च को ही होते हैं, तो ये इरिलेवेंट हो जाता। बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो आप यही अज्यूम करोगे कि इनकी 30 जून को ही फाइनेंशियल्स बनती हैं। ठीक है, तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कास्टर लिमिटेड टू बैंक, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई है कहीं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहीं नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती तो कितने पे शो करते, फिर 5 लाख प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट करके करते, बट अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर नहीं हुई है कुछ, तो 5 लाख पे ही शो कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी टू बैंक कितनी, 5 लाख। और इसके बाद इसमें डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं बता रखा इन्होंने, कुछ मिला नहीं मिला नहीं, अगर वो मिलता तो हम क्या करते उसको पीएनएल में करते सीधा, पीएनएल, डिविडेंड इंटरेस्ट हमेशा पीएनएल होगा चाहे ओसीआई हो। ठीक है, अब इसमें 30 जून को इसकी वैल्यू हो गई है पर शेयर की 45, कितने शेयर हैं 10,000, 45 मल्टीप्लाई 10,000 कितनी होगी 4.5 लाख, 4,50,000 पे शो होनी चाहिए आपकी बुक्स में। ठीक है, अब शो कितने पे हो रही है 5 लाख पे, तो आपको 50,000 का क्या ट्रीटमेंट करना होगा, 50,000 का उसको एसेट को कम करना है, कम करना मतलब कि लॉस, तो आपको लॉस को रिकॉग्नाइज करना होगा। ये लॉस कहां पे जाएगा, ओसीआई, समझे। दिखाता हूं आपको एंट्रीज की, फेयर वैल्यू लॉस टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, लॉस को वो कर दिया रिकॉग्नाइज, फिर इसको ट्रांसफर कहां कर दिया टू फेयर वैल्यू रिजर्व फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फेयर वैल्यू रिजर्व मतलब कि ओसीआई ये देखो, बीइंग फेयर वैल्यू लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू रिजर्व, ये फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई का हो गया। ठीक है, इसको ओसीआई लिख दो, वहां पे लिख के आना क्वेश्चन में आप ओसीआई या पीएनएल जो भी है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि साला ओसीआई में कौन सा डाला और कौन सा नहीं, तो इसलिए आपको ओसीआई वगैरह पीएनएल वगैरह मेंशन करके आना होगा। ठीक है, टू फेयर वैल्यू लॉस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 50-50। ठीक है, 5 लाख से 4.5 लाख पे लाना तो 50,000 की एडजस्टमेंट होगी। एक बार मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ अपने, हम ये कर चुके हैं, 26 हो चुका है, इसके हमारे कौन से पॉइंट्स हो गए, ये वाला कवर हो चुका, ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका, ये वाला भी हो चुका, ये वाला भी हो चुका। ठीक है, अभी ये वाला मेरा पेंडिंग है, अभी ये वाला भी मेरा पेंडिंग है, ये वाला एग्जाम्पल वाला तो चलो हो ही चुका मान लो,
और ये वाला भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ इसके मेरे 2 पॉइंट्स रह गए हैं पेंडिंग। ये एक्चुअली क्या है कि मेरे को समरी बनानी थी, तो समरी के लिए यही दे दिया, बट इसका इंपेयरमेंट वगैरह आगे बना रखा मैंने टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे। ये मैंने दोबारा से डेफिनेशन दे दी थी सीसीएफसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की, ये आपको मैं ऑलरेडी पहले कवर करवा के आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं। तो अब हमारा एक क्लासिफिकेशन रह गया इसमें टॉपिक। उसके बाद और भी टॉपिक्स तो वैसे काफी पड़े हैं, काफी बचे हुए हैं, तो उन पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जो मेजर टाइम लगने वाला था आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। ऐसा ही सेम ट्रीटमेंट मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में होगा, मॉडिफिकेशन और उसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है। तो एक इंपेयरमेंट रहेगा, एक मेरा डेरिवेटिव्स और हेजिंग, तो कुछ है नहीं है इतना, तो जल्दी जल्दी से इसको निपटा देंगे। तो एक काम करते हैं, अब आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय।